हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक और वीडियो आ गई है क्वेश्चन आंसर वाली। बेसिकली देखिए, जो प्रीवियस के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने वाला वीडियो है ये, जिसमें मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, सारे कंप्लीट है। ठीक है, यानी कि जो जून वाले एग्ज़ाम है 2022, वो पूरा कंप्लीट हो गया है इस वाले वीडियो में। इससे पहले जो मैंने कराए थे, इसका मैं कम वीडियो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिसने नहीं देखी है वो भी देख लेना। ठीक है, चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि आपको 200 वर्ड्स में बेसिकली आंसर्स लिखने हैं। तो 2 आंसर्स लिखेंगे तो 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, एक आंसर के 10 मार्क्स। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है मार्क्सवाद, दूसरा पूछ रहा है अशोक मेहता समिति। तो दोनों के आंसर लिख रखे हैं आपके सामने है। तो मार्क्सवाद क्या है? तो एक मार्क्सवाद एक तरीके से विचारधारा है। ठीक है, किसने बनाई है ये विचारधारा? कार्ल मार्क्स ने। और जो कार्ल मार्क्स को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो मार्क्सवादी कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट। उसके बाद ये जो विचार है ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, यानी कि ये लोग उन चीज़ों को मानते हैं जो सच में हैं। ठीक है, ये आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। ये जो चीज़ दिखती है उनको मानते हैं, ना ये भूत प्रेतों को मानते, ना ही वैसे। ठीक है, तो ये बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे कि जज के सामने एक वकील बात करके जो चीज़ों को सबूत पेश करके दिखाता है ना, तो ये सबूत पेश करते हैं अपने विचारों से, अपने विचार नहीं, वो चीज़ें एक्चुअली में होती है उनको ये पेश करते हैं। ठीक है, और ये पूंजीवाद का सख्त विरोधी है। ठीक है, पूंजीवाद का ये हमेशा विरोध करता है। इसका ऐसा मानना है कि ये जो वैश्वीकरण है, ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि पूंजीवाद एक ही बात है, यानी कि जो प्राइवेटलाइजेशन हो जाता है चीज़ों का। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां देखोगे आप, तो वहाँ पे मज़दूरों का शोषण होता है ना। ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि क्यों होता है, किस तरीके से होता है। ये आपको पता है कि हाँ, मज़दूरों का शोषण वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ज़रूरी एक्स्ट्रा काम करा के उनको पैसे नहीं देते वो लोग टाइम पे भी, और एक्स्ट्रा काम कराते हैं। ठीक है, और उनसे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। इसके बाद हमारा आता है चौथा। ये दलित या निम्न वर्गों और जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनको समानता का अधिकार देता है। ठीक है, जिससे इनका ऐसा मानना है कि शायद शोषण जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगहों पे, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा है ये सब छोटे वर्ग, बड़े वर्ग, ये सब निम्न जाति, उच्च जाति। तो ये लोग इनका ऐसा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और छठा हमारा, ये हमारा होगा पांचवा। ये धर्म विरोधी तत्व के रूप में काम करता है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। छठा आएगा आंतरिक सामंजस्य के कारण आलोचना होती है इसकी। ठीक है, इसका जो है आर्थिक, एक तरीके से आंतरिक जो सामंजस्य है, यानी कि आपस में जो लोग हैं ना ग्रुप के अंदर, वो तालमेल बना के नहीं रहते, एक साथ नहीं रहते, इसलिए ये जो है अच्छा नहीं माना जाता। इसकी आलोचना होती है इस चीज़ों पे। तो ठीक है, ये आलोचना वाला वो आ गया है पॉइंट। ये मैंने अलग से इसलिए नहीं बनाया आलोचना का, क्योंकि अब मेरे को एक साथ ऐसे लिखने थे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, दिक्कत ना हो, अलग अलग डिफाइन ना करना पड़े मुझे, आसानी होती है। सातवां आएगा आपका व्यक्तिगत अधिकारों में होने वाली जो खंडन है वो। ठीक है, अधिकारों में खंडन होते हैं, मूल्यों में कमी आती है, ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, आलोचना में इसके आएंगे। उसके अलावा आप बी देखोगे, अशोक मेहता समिति, इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। तो केंद्र के द्वारा ये जो है रची बसी हुई है अशोक मेहता समिति। इसका उद्देश्य है जो पंचायती राज होता है, ठीक है, उसको मजबूत करना, उसको पावर देना। ठीक है जी। उसके अलावा तीसरा पॉइंट देखोगे आप, 1978 में इस समिति की जो है सिफारिशें रखी गई थी, जिसके अंदर आपको 132 सिफारिशें दी गई थी। ठीक है, यानी कि सामने रखी गई थी केंद्र के अशोक मेहता समिति के अंदर। तो उसमें क्या था, उसमें ये जो नीचे दे रखे हैं आपके विषय वो हैं, जैसे कि त्रिराज्य स्तरीय व्यवस्था को 2 में बदलना। ठीक है, उसके अलावा टैक्स लगाने की अनुमति देना पंचायती राज को, ताकि वो जो उससे जो पैसा आए उससे वो लोगों को भला कर सके। ठीक है, और 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव में मंडल पंचायत का गठन करना। ठीक है जी। उसके अलावा आप पांचवा क्वेश्चन देखोगे, भारत की चुनावी राजनीति के मुख्य मुद्दों पर चर्चा कीजिए। क्या पूछ रहा है? भारत में जो चुनावी राजनीति होती है उसके मुद्दे क्या हैं। ठीक है, तो मुद्दों से पहले मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें ली हुई है, जैसे कि चुनावी राजनीति क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है,
कि भारत में दो प्रकार के चुनाव देखे जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आपको पता होगा, प्रत्यक्ष यानी कि जो हम चुनते हैं अपने आप से, और अप्रत्यक्ष जो हम नहीं चुनते, जो अपने आप जो जिनको हम चुनते हैं ना वो लोग चुनते हैं उसको, बेसिकली ये होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष, उपराष्ट्रपति जो होता है वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है उसमें। उसके अलावा भारत में 1950 से लेके 1971 लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, लेकिन अब क्या है 71 के बाद जो वो चेंज होके अलग अलग हो गए हैं। ठीक है सॉरी। चुनाव उस रास्ते में लोकतंत्र को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि चुनाव होता है किसी राज्य में, किसी रास्ते में, लोकतंत्र को दर्शाता है कि हाँ इस देश में चुनाव हो रहे हैं तो उसका मतलब लोकतंत्र यहाँ पे होगा पक्का। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि वहाँ पे राजतंत्र नहीं होगा तो लोकतंत्र होगा। ठीक है, या फिर कुछ और ही होगा, कुछ और चीज़ ऐड कर दे, पता नहीं क्या हो सकता है। उसके अलावा जो मेन मुद्दा था यहाँ पे, मुद्दे क्या थे, मुख्य चुनौतियाँ या राजनीति के मुख्य मुद्दों के बारे में हमें बात करनी थी, मैं बताना था यहाँ पे। मेन जो टॉपिक था वो तो था ताकि आपको एक लेंथ मिल जाए और आपको एक्सप्लेन करना होता है। 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज कम पड़ जाएगा और टीचर नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आपको जो साइड की चीज़ें हैं ना वो भी ऐड करनी है, याद करके आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि हाँ इसके अंदर चुनावी राजनीति क्या होती है, ये भी एक्सप्लेन करना है। आपको प्रस्तावना भी लिखना है, आपको निष्कर्ष भी लिखना है, ताकि आपका 400 वर्ड्स में कंप्लीट हो पाए, नहीं तो कम रह जाएगा। आपके पास नॉलेज है लेकिन वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सही तरीके से। चुनावी राजनीति के मुद्दे क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने 4 तरीके के मुद्दे लिख रखे हैं। ठीक है, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दोबारा आ गया, सामाजिक, सांस्कृतिक और एक और होना चाहिए, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक। 4 तरीके के मुद्दे होते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी देश में अगर राजनीति है, चुनाव होते हैं वहाँ पे, तो 4 मुद्दे होंगे। उसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को प्रभावित करते हैं, यानी कि हम आम लोग हैं। ठीक है, हम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, वो भी इसी के अंदर आप ऐड करोगे, डेफिनेटली आपको ऐड करना है। ठीक है, इनके अलावा भी ये 4 मुद्दे हैं जो आपको ऐड करने हैं, ताकि आपके क्वेश्चन को अच्छा एक बेस मिल सके, आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओ, नंबर अच्छे मिले। तो पहला, रोजगार, महंगाई, विद्यालय यानी कि स्कूल, अस्पताल, रोड, यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल वगैरह का जो सिस्टम है, बस वगैरह है, ट्रेन है, मेट्रो वगैरह है वहाँ पे कि नहीं, सुविधाएं। ठीक है, फैसिलिटी, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी जो कार्यक्रम होता है, सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, कानून, नियम, ये सारी चीज़ें क्या है, ऐसी मुद्दे हैं जो कि हमारे जीवन को, यानी कि ऐसे ह्यूमन हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं अगर ये किसी जगह पे अच्छे हो, है ना। लोग क्यों शहरों में भाग के आते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं शहरों में बहुत ज़्यादा है ना। गांव में अभी भी आप देखोगे कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत कहीं ना कहीं है, रोज़गार की कमी है शायद वहाँ पे, है ना। वहाँ पे स्कूल इतने अच्छे नहीं है पर इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कहीं पे नहीं है। अस्पताल की दिक्कतें हैं, ठीक है, रोड नहीं बन पाते, कहीं पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है, लोग आ जा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा छठा क्वेश्चन देखोगे आप कि एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली पर अपना विचार जो है हमें बताना है कि हम क्या सोचते हैं एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली पर। तो देखो, अगर हम भारत के नज़रिए से देखते हैं तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि एक प्रभुत्व का कुछ रहा हो। हाँ, कांग्रेस का जरूर रहा है, पर वो उसमें भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही दल था, उसमें भी बहुत सारे दल देखे गए थे। ठीक है, ये बात अलग है कि प्रभुत्व जो पार्टी जो जीती हुई थी वो हमेशा 70 साल से कांग्रेस ही थी। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, पूरा मैं बता जा रहा हूँ। तो आंसर्स में देखोगे आप, राजनीतिक दल, ये मैंने खुद ही लिखे हैं। ठीक है, आंसर्स आपकी नोटबुक में मिल जाएंगे आपको, डेफिनेटली आप जाकर चेकआउट करना। राजनीतिक दल वाला जो एक आपका चैप्टर है ना, उसी में ही है ये। संगठन होता है ये, ठीक है, मतलब कि राजनीतिक दल एक संगठन होता है जो केवल सत्ता यानी कि पावर हासिल करने के लिए चाहता है, उसको पावर चाहिए। दलीय व्यवस्था क्या होती है, यह एक दल ही दल की उपस्थिति को दर्शाता है जहां अन्य दल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है जी, तो एक दलीय व्यवस्था या दलीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जो कि दर्शाता है कि ये इस देश में सिर्फ एक ही दल है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो उसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर मैं परफेक्ट एग्जाम्पल दूँ तो नॉर्थ कोरिया,
वहाँ पे ना एक ही शासक है, उसके अलावा किसी की चलती ही नहीं है, वहाँ पे और दल है ही नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसा वहाँ पे एक दल है, पर जहाँ पे अनेक दल होते हैं वो लोकतंत्र माना जाता है, ठीक है जी। तो वही बात करनी है हमें यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में। जैसे कि अगर भारत के नज़रिए से देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौरान कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है यहाँ पे, वो मैं बताऊंगा आपको। कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल भी थे, ठीक है। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कश्मीर में नेशनल कांग्रेस मजबूत थी। नागालैंड में भी गैर कांग्रेस थी, परंतु कांग्रेस सत्ता में थी, ठीक है। सत्ता में थी, लेकिन और भी जो दल थे वो थे अलग अलग राज्यों में, लेकिन इतने ज़्यादा प्रभुत्व नहीं थे, उनको इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो पूरे देश पे हमारे मतलब कि प्रभुत्व जमा पाए। सिर्फ कांग्रेस ही थी उस टाइम। 1960 के बाद इसका वर्चस्व ख़त्म हो गया था, ठीक है, यानी कि कांग्रेस का। उसके बाद बात करें, कांग्रेस में भी गुटबाजी शुरू होने लगी 60 के बाद, जो मैंने बताया आपको, और जिसके कारण ये कमज़ोर होती चली गई। 70 से 2020 तक भारत के कई राज्यों में दो दलीय व्यवस्था देखी गई है, ठीक है, यानी कि किसी एक राज्य में दो दल बहुत ज़्यादा प्रभावी है, कभी कोई जीत जाता है तो कभी कोई जीत जाता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ इसमें कि जिसके एग्जांपल दिल्ली से हम लेते हैं, अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो जैसे कि आप है और बीजेपी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावी रही है ना। सीटें जो आती है आपकी और बीजेपी की लगभग सेम होती है, ठीक है, पर थोड़ा बहुत ऊपर होने के कारण एक पार्टी जीत जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और इसके बाद एक और है। जो 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, प्रवासन यानी कि माइग्रेशन और वैश्वीकरण के बीच जो संबंध है वो बताना है। ये थोड़ा क्वेश्चन क्रिटिकल बनाने के लिए इन्होंने संबंध के बारे में पूछा है। तो संबंध क्या है? संबंध कुछ भी नहीं है, संबंध यही है कि देखो, प्रवासन क्यों करते हैं लोग? प्रवासन मतलब यानी कि पलायन, यानी कि ट्रांसपोर्ट, अपने यहाँ से चेंज करके कहीं और जाना क्यों करते हैं? क्योंकि वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण है तो क्या होता है, यानी कि हम किसी अन्य क्षेत्र को देख के हम प्रभावित होते हैं कि वहाँ पे तो वो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे तो वो सुविधाएं भी हैं, वहाँ पे तो घर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आलीशान घर है, रोड भी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, शिक्षा अच्छी मिलती है, रोजगार है, वहाँ पे जीवन शैली लोगों की अच्छी है। तो ये जो रीजन्स है ना, इनकी वजह से जो वैश्वीकरण है ये प्रभावी होता है और पलायन होता है। तो इन दोनों में यही संबंध है, इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। तो नीचे मैंने दो कारण लिख रखे हैं, पुश और पुल, आपको दिख रहा होगा, आप इनको एक्सप्लेन करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो पुश कारण क्या है? पुश कारण क्या है? जैसे कि पुल बता रहा हूँ पहले मैं। पुल मतलब भरपूर सुविधाएं होती हैं वहाँ पे, बिजली, पानी, रोजगार, है ना, जीवन शैली अच्छी होती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि मैं गाँव में रहता हूँ तो वो मुझे शहरों की तरफ मतलब धक्का देंगे कि वहाँ पे जा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पे शायद गांव में ना हो इतनी अच्छी, जो कि मैंने पुल में लिख रखा है, पुश में, ठीक है। पुश के कारक होते हैं, यानी कि सुविधाएं अच्छी नहीं है किसी जगह पे, तो वो मुझे जो कारण है वो पुश करेंगे कहाँ की तरफ? शहरों की तरफ, कि वहाँ पे जा, वहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। भूमंडलीकरण में ही पलायन को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन में भूमंडलीकरण पूछ ले तो। यह शहरी व्यापार को प्रोत्साहन करता है, जिसने छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया। क्या करता है? शहर का जो पलायन होता है उसको बढ़ावा देता है, उद्योगों को बढ़ावा देता है, और ये व्यापार को प्रोत्साहन करता है। इसके अलावा कुछ समस्याएं हैं जो कि इसमें आती है। किसको? मजदूरों को। शहरीकरण के अगर हम बात करें वैश्वीकरण के अंदर, जैसे कि देखो, जब प्राइवेट कंपनियां होती है तो कोई काम करेगा वहाँ पे, तो मज़दूर होंगे, उसके मज़दूरों के साथ बहुत गलत होता है वहाँ पे। आपको पता होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, है ना, वो लोग मज़दूरों को कुछ समझते नहीं है, उनसे गुस्सा करते हैं, ठीक है, उन पर गुस्सा दिखाते हैं, एंगर होते हैं, चिंता होती है उन लोगों को, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। उसके अलावा अलगाववाद फील होती है, क्योंकि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। प्राइवेट में ऐसा होता है, लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, उनको टाइम ही नहीं देते ये लोग बात करने का। लचीलापन के कारण जो है ऐसा होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनसे क्या काम ले रहे हैं, वो लोग क्या काम कब लेने लग जाएं, ठीक है। उसके अलावा रोजगार और सुरक्षा नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है जी। छटनी होती है लोगों की बार बार कि ये लोग काम करेंगे, बाकी सब जाओ भागो यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा चिपको आंदोलन के बारे में लिख रखा है मैंने, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो देखते रहना, आगे वीडियो आने वाली है और भी ज़्यादा। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।